हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होकर बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इसका पार्ट नंबर 9 है। एनसीईआरटी पर्सन चलेंगे आज। इससे पहले मैंने इसके 8 पार्ट करा चुके हैं, वीडियो आपने जरूर देखी होगी। आज एनसीईआरटी पर्सन चलेंगे। कुछ एनसीईआरटी पर्सन मैंने आपको कल भी कराए थे। देखो, पहला पर्सन क्या है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। केवल ये पूछ रहा है कि जब क्या होता है अभिक्रियाशील धातु। अभिक्रियाशील धातु कौन है, मैंने आपको सक्रियता श्रेणी लिखवाई थी। जो सबसे ऊपर वाली धातु होती है वे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। अगर उसे हम किस में डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। तो हम अभिक्रिया करके देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो अभिक्रियाशील धातु हमने क्या ले ली, Na, और प्लस किस में डालना है इसे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तनु कहा है तो बस यहाँ तनु लिख दो। इंग्लिश में से डाइल्यूट बोलते हो तो DIL लिख सकते हैं, चाहे तनु भी लिख सकते हो आप। अब इनकी अभिक्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, देखो Na के साथ तो क्या जाता है Cl, NaCl हो गया, और यहाँ पे क्या बचा हाइड्रोजन, तो क्या निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है तो इसलिए यहाँ H नहीं निकालेगा कोई भी, क्या निकालेंगे हम H2। अगर यहाँ पे हमने 2 ले लिए तो हमें इधर भी 2 करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर 2 इधर। अब हम देखेंगे Cl यहाँ पे कितने हो गए 2, तो हम यहाँ 2 लगा लेंगे, क्योंकि जो भी हमें करना है बाहर करना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो 2 Na यहाँ और 2 Cl यहाँ, तो 2 Na हो गए, 2 Na। तो हम लिखेंगे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम आंसर में लिखेंगे हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हमें आगे क्या करना है, आयरन के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक तनु HCl H2SO4 की रासायनिक समीकरण। अब हमें क्या करना है, आयरन के साथ, आयरन क्या होता है, लोहा। लोहा हो गया, लोहे के साथ किसकी अभिक्रिया करनी है हमें, तनु H2SO4 की, तनु H2SO4 की क्रिया करनी है। तो क्या होगा, Fe के साथ तो जाएगा SO4, तो क्या बनेगा FeSO4, और प्लस H2 गैस निकल जाएगी अलग, हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट। हमें केवल रासायनिक समीकरण ही लिखनी थी, उसने कहा है केवल रासायनिक समीकरण, हमने लिख दिया, इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, जिंक को आयरन सेकंड। आयरन सेकंड का मतलब क्या है कि आयरन के ऊपर कितने प्लस है, यहाँ पे 2। आयरन कभी कभी 3 प्लस भी दिखाता है, तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है आयरन सेकंड को सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखो। हमें इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। तो जिंक को हमें किस में डालना है, Zn को आयरन सल्फेट FeSO4 के विलयन में डालने से क्या होता है, बताओ क्या होगा। Zn क्या है, ज्यादा क्रियाशील, और Fe क्या है, कम क्रियाशील। इसके लिए मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताया था, लिखवाई थी, तो उसमें हम पहले ऊपर जिंक आता है तो जिंक किसे क्या कर देगा, विस्थापित, और क्या बना लेगा ZnSO4, और प्लस Fe निकल जाएगा अलग। तो ये क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, इनके नाम याद करने बहुत इजी है। देखो जिंक है Zn जिंक, और SO4 सल्फेट, Fe आयरन, SO4 सल्फेट, इसे लिख देंगे हम आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे पर्सन करने वाले, आगे पर्सन है पर्सन नंबर 3 का पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, तीसरा खंड है, एक ही क्वेश्चन है, मतलब इसके पार्ट वाइज दे रखे हैं। इसमें क्या पूछा है, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। हमें क्या करना है, सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, क्या है हमारी, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी ने समझाए थे, धातुएं हैं और ऑक्सीजन गैस, इनके क्या बनाने, हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि सोडियम है Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको याद होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी मैंने आपको सिखाया है, और परमाणु क्रमांक भी याद कराए थे, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो सोडियम धातु ले लिया, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। दूसरी में अधिकतम कितने आते हैं, 8, और बाकी कितने बचे, 1 बचा। देखो 8 और 2 10 और 1 11, इन्हें 11 को तो तोड़ने होते हैं। तो अब क्या करेगा ये, हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। जो सोडियम है उसकी लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसके ऊपर 1 बिंदी लगा देंगे, बस यही इसका आंसर है। हमें क्या लिखनी थी, इलेक्ट्रॉन
बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु मतलब इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना था। लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की हम बिंदु बना देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसके लिए लिखना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। तो अब हम क्या करेंगे? 2,6। अब इसकी लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्सीजन के चारों ओर 6 बिंदी लगा देंगे हम। ऑक्सीजन है, इस तरह एरो लगा लो यहाँ पे। 6 है, 2 2 4 2 6। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी थी, लिख दी। अब क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए वरना क्वेश्चन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 8 और 2 10 और 2 फिर 2 बचे। तो मैग्नीशियम के ऊपर कितने प्लस आ जाएंगे? 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी बिंदी लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा। इलेक्ट्रॉनों का क्या कराना है हमें? स्थानांतरण। उसके द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाना है। लेकिन दर्शाना किसके अकॉर्डिंग है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। सबसे पहले हम किसका दर्शाएंगे? Na2O का के लिए। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर किया है। ऊपर हुआ है, अब हम यहाँ दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी का पार्ट है ये। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O का। अब हमें लेने हैं Na कितने हैं? 2। एक Na हमने ये ले लिया और एक Na हमने यहाँ ये ले लिया, क्योंकि Na यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन है 1, प्लस हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन। अब लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो रख दो। Na की लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बिंदी यहाँ पे आ गई और एक बिंदी यहाँ पे, ये मतलब इसके इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 8। अब देखो ये भी बिंदी ये भी बिंदी, तो मैं इसे क्रॉस के रूप में बना रही हूँ। आप बिंदी भी बना सकते हैं, क्रॉस भी बना सकते हैं। 2 2 4 5 और 1 6 हो गई है। अब ऑक्सीजन को कौन सी कक्षा है? दूसरी कक्षा में ऑक्सीजन के अधिकतम कितने होने चाहिए? 8। तो ये क्या करेगा? इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और ये वाला भी, क्योंकि इसे कितने बनाने हैं? 8 बनाने हैं। अब क्या होगा? देखो Na ने दे दिया, 2 Na है। कितने Na है? 2। एक Na ये रहा, एक Na ये रहा। दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके ऊपर भी प्लस और इसके ऊपर भी प्लस। और जो ऑक्सीजन है इसने ले लिए, देखो 6 तो इसके खुद के थे, 2 2 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब 2 लिए है तो इसके ऊपर कितने? -2। देखो 2 प्लस है 2 माइनस, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे? Na2O। इसका निर्माण हो गया। अब हमें किसका निर्माण करना है? MgO का। इसमें यहाँ जगह भी नहीं है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये इसी का पार्ट है ये, फिर इसे नीचे ये वाला हो जाएगा। MgO, M की लास्ट कक्षा में कितने हैं? 2, तो Mg पे 2 बिंदी, प्लस ऑक्सीजन की लास्ट कक्षा में कितने हैं? 6। 2 2 4 2 6, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो Mg के ऊपर तो बन जाएंगे 2 पॉजिटिव और फिर कितना बन जाएगा? O के ऊपर 2 निगेटिव, या फिर हम क्या कह सकते हैं? MgO। ये इसी का पार्ट है, आप इसके नीचे करना इसे इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं? इन यौगिकों में आयन उपस्थित है। कौन से आयन उपस्थित है? मतलब जो हमारा Na2O है ये रहा, इसमें कौन से आयन है? तो हम इसमें बताएंगे Na2O में धन आयन तो क्या है? धन आयन तो होंगे Na पॉजिटिव, और ऋण आयन क्या होगा? ऋण आयन होगा O2 निगेटिव। ठीक है, धन आयन तो है Na पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है धन आयन, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है ऋण आयन। लेकिन देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है तो यहाँ पे 2 माइनस लिख लिया। अब किसके लिए लिखेंगे हम? MgO के लिए। MgO में धन आयन कौन से हैं? Mg2 पॉजिटिव। धन आयन क्या है? Mg2 पॉजिटिव। और ऋण आयन क्या है? O2 निगेटिव। क्या है? O2 निगेटिव। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ होते हैं क्यों।
5%, 4% हम कर चुके हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ होते हैं क्यों? सबसे पहले हमें इस पर्सन को समझना पड़ेगा। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि NaCl जो है ना हमारा, NaCl ये क्या है? हमारा आयनिक यौगिक है, क्योंकि Na के ऊपर तो कितना प्लस था? 1 प्लस था, और Cl के ऊपर 1 माइनस था। एक दूसरे ने चार्ज को निरस्त किया तभी तो जाके NaCl बना था। तो ये क्या है? हमारा आयनिक यौगिक। अब ये पर्सन कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ होते हैं क्यों? सबसे पहले आप समझो गलनांक क्या होता है। गलनांक वो होता है वह टेम्परेचर जिसपे कोई वस्तु गल जाती है, ठीक है, वो उसका गलनांक होता है। गलना मतलब द्रवावस्था बदल जाती है, वो उसका गलनांक होता है जिस टेम्परेचर पे करती है। तो इसका उच्च होता है क्यों? तो देखो हम क्या लिखेंगे, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस एवं कठोर होते हैं। वो क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि उनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, जिस कारण इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च। चूंकि आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ठोस होते हैं और कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ऐसा इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण होता है। क्यों होते हैं कठोर? क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, बल के कारण होते हैं, बल पाया जाता है। ऐसा इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण होता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? अधिक ऊर्जा की। तो इसलिए पहले बहुत सारी ऊर्जा रहेगी, तब आकर्षण बल टूटेगा और तब ये पिघलेगा, ठीक है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, इस आकर्षण बल तो आप समझते होंगे, आकर्षण बल होता है जो बहुत पास जैसे ठोस के बीच ना आकर्षण बल बहुत ज्यादा अधिक होता है इनके कणों के बीच, ठीक है। तो इन्हें टूटने के में क्या लगती है? एनर्जी ज्यादा। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। इस कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। उच्च मतलब अधिक। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो क्या कहा है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था मैंने आपको बताई थी, जो आपने देखी हो ऐसी धातु। बताओ, आपने सोडियम देखा है, मैग्नीशियम देखा है, और सोडियम पोटेशियम देखा है? नहीं। तो ये धातुएं क्या है? लिथियम देखा है? नहीं। तो ये धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, इन्हें संग्रहित करके रखते हैं हम। देखो कैरोसिन ऑयल में रखते हैं सोडियम धातु को, हमने पढ़ा था। तो इसी वजह से हमें ऐसी धातु बतानी है जो मुक्त अवस्था में आपके घर में भी। आपने लोहा देखा है? लोहा इसका आंसर है। सोना देखा है? सोना भी, चांदी भी। तो हमें केवल दो धातु लिखनी है। तो मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है? तो सोना तथा चांदी। आप लोहा भी लिख सकते हैं, कॉपर भी लिख सकते हैं, जो मुक्त अवस्था में आपने देखा है। अब हमें देखो अगला प्रश्न 7वां, इसमें क्या कहा है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ये कहना चाह रहा है धातु को उसके ऑक्साइड से। धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? जैसे कि Na2O है, ये धातु ऑक्साइड है, ये धातु है और धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, धातु ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए हमसे धातु ऑक्साइड से हमें क्या प्राप्त करनी है, धातु, मतलब इसमें से Na को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए बाहर हमें किस विधि का उपयोग करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी को हमने कौन सी अभिक्रिया बताई थी, एक तो होती है ऑक्सीजन की वृद्धि, वो ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, अपचयन। तो अपचयन होगा वो भी कौन सी, किसके द्वारा, कार्बन द्वारा। तो इसका आंसर में लिखेंगे हम कार्बन
द्वारा अपचयन करने पर, ठीक है, कार्बन द्वारा अपचयन करने पर हमें क्या मिलती है, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।